ध्रुव ने अपनी कुछ धुंधली आंखें खोलीं। सीनियर ब्रदर, हम अभी भी उसी जगह पर हैं। अभी भी उसी जगह पर? ध्रुव चौंका, लेकिन जल्द ही होश में आते ही उसे कुछ एहसास हुआ। मास्टर। वह तुरंत डे हो गया। जैसे ही वह डे हुआ, उसने विक्रम को ठीक अपने सामने डे देखा। मां, मास्टर। ध्रुव दंग रह गया। क्या विक्रम सिंघानिया फैमिली के गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर से नहीं लड़ रहे थे? कैसे? मैंने उसे पहले ही निपटा दिया है, विक्रम ने शांति से कहा। उसने ध्रुव के बाएं कंधे के घाव को देखा। वह लगभग पूरी तरह से भर चुका था और वहां फंसा हुआ सुनहरा खंजर अब गायब था। उसे पता था कि वह खंजर अवशोषित हो चुका था। जैसे जैसे ध्रुव की ताकत बढ़ रही थी, उसके शरीर में अस्थायी रूप से सक्रिय हुआ म्यूटेटेड रेड गोल्ड ड्रैगन स्पिरिचुअल रूट तेजी से काम कर रहा था। यह धातु की वस्तुओं को सीधे मेटल एट्रीब्यूट ऊर्जा में बदलकर शरीर में सोखने और उसे अपनी ऊर्जा में बदलने में सक्षम था। निपटा दिया? ध्रुव हैरान रह गया। क्या इसका मतलब यह था कि विक्रम ने पहले ही सिंघानिया फैमिली के गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर का काम तमाम कर दिया था? अचानक पास में ही समर सिंघानिया और दूसरे व्यक्ति पर नजर पड़ते ही ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं और उसके अंदर गुस्सा और नफरत उबल पड़ी। समर! विक्रम को हैरानी हुई और उसने पूछा, ध्रुव, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? मास्टर, ध्रुव ने सिर हिलाया और दांत पीसते हुए कहा, इन्होंने ही मेरा स्पिरिचुअल रूट चुराया था और मेरे माता पिता को मारा था। ओह! विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं और अचानक सब समझ गया। तो ये तुम्हारे लिए आए थे? मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर ध्रुव का चेहरा ग्लानि से भर गया। मेरी वजह से आप भी इस मुसीबत की तो ऐसी की तैसी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रम ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे सामने सॉरी मत कहना। जिस पल से तुमने मुझे अपना मास्टर माना है, तुम्हारा हर मामला मेरा मामला बन गया है। थोड़ा रुकने के बाद विक्रम ने समर सिंघानिया और दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। मैं पहले सोच रहा था कि हम गुरु शिष्य पर कौन हमला करना चाहता है। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया। यह कहते हुए वह समर सिंघानिया और दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ा। तुम क्या करना चाहते हो? उसे पास आते देख समर और उस दूसरे व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया और वे घिसटते हुए पीछे खिसकने लगे। ध्रुव, चूंकि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। विक्रम रुका और उसने वह तलवार ध्रुव को थमा दी जिससे उसने अभी अभी उन दो गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स को मारा था। ध्रुव ने तलवार थाम ली। उसकी आंखों में समर सिंघानिया के लिए नफरत भरी थी और वह दांत पीसते हुए आगे बढ़ा। ध्रुव, मैं सिंघानिया फैमिली का यंग मास्टर हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को मेरी सिंघानिया फैमिली के भयानक प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। यह देखकर समर सिंघानिया घबराहट में चिल्लाया। यह सुनकर ध्रुव के कदम ठिठक गए। उसकी हिचकिचाहट देखकर समर ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। ध्रुव, अगर तुम हम दोनों को अभी जाने दो तो मैं पिछली सारी बातें भूल सकता हूं। उह! पूछी। उसकी बात बीच में ही कट गई क्योंकि ध्रुव ने तलवार उठाई और सीधे उसके सीने में उतार दी। उग! तुम! समर ने अविश्वास भरी आंखों से ध्रुव को देखा। यह वार मेरी तरफ से है। मैं उस वक्त अंधा था जो मैंने तुम जैसे को अपना दोस्त माना, ध्रुव ने भारी आवाज में कहा और अचानक उस दूसरे के सीने से तलवार खींच ली और फिर पूछी। उसने एक बार फिर तलवार घोंप दी। यह वार भी मेरी तरफ से है। तुमने मेरा ड्रैगन स्पिरिट रूट छीनकर मुझे रातों रात एक बेकार इंसान बना दिया। यह कर्ज मैं इस वार से चुका रहा हूं, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। तलवार फिर से बाहर निकाली और समर के दिल का निशाना लेकर उसे अंदर उतार दिया। पूछी। उग! समर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से भारी मात्रा में खून बहने लगा। ध्रुव की आंखों में बेइंतहा नफरत थी। उसने घूरते हुए गुस्से से कहा, यह वार मेरे माता पिता के लिए है। तुमने अपनी सिंघानिया फैमिली के लोगों के साथ मिलकर मेरे माता पिता को मार डाला। इस कर्ज के लिए तुम पहले शिकार हो। भविष्य में मैं उस घटना में शामिल हर एक इंसान को तुम्हारा साथ देने के लिए नीचे भेजूंगा। अंत तक आते आते वह चीखने लगा था।
उसके हाथों ने पूरी ताकत लगाई और तलवार के जोर पर समर के शरीर को उठाकर पास के एक पेड़ पर मजबूती से गाड़ दिया। उग! समर की आंखें बाहर को आ गईं और उसके सामने डे ध्रुव की छवि पूरी तरह धुंधली पड़ गई। मर रहा हूं। क्या सच में मेरी मौत होने वाली है? नहीं, यह सही नहीं है। वह तो यहां ध्रुव को मारने आया था, तो फिर उसकी अपनी जान कैसे जा रही है? यह सच नहीं है। यह सच नहीं हो सकता। मरते दम तक समर सिंघानिया को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसके शरीर से जीवन के सारे निशान पूरी तरह मिट गए। यंग मास्टर! पास ही ब्लैक रोब्ड पर्सन यह नजारा देख रहा था और उसकी आंखों में खौफ छा चुका था। उख! लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी रह गईं। ध्रुव ने एक ही तलवार के वार से उसके खौफ और उसकी जिंदगी दोनों का अंत कर दिया। ये सब खत्म करने के बाद ध्रुव ने खून से सनी तलवार बाहर निकाली, उसे वापस विक्रम को थमाई और गंभीर चेहरे के साथ बोला, मास्टर, मैं और ताकतवर बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए तलवार ली, उसे अपने स्टोरेज रिंग से निकाले गए एक लकड़ी के बक्से में रखा और ध्रुव को सौंप दिया। यह तलवार मैं तुम्हें देता हूं। इस पल से यह तुम्हारी स्वॉर्ड ऑफ रिवेंज होगी। भविष्य में इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए करना। धन्यवाद मास्टर। ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक भारी सहमति में सिर हिलाया, लकड़ी का बक्सा लिया और सावधानी से उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। विक्रम ने हाथ हिलाया, लाशों से सारा सामान ले लो। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो कल्टीवेशन रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं। जी मास्टर। ध्रुव ने सिर हिलाया और समर सिंघानिया और दूसरे व्यक्ति की लाशों से स्टोरेज रिंग्स निकाल लीं। चलो चलें। विक्रम यह कहते हुए उस सिंघानिया फैमिली के गोल्डन कोर स्टेज ब्लैक रोब्ड पर्सन की लाश की तरफ बढ़ा। अभी अभी अपने दोनों शिष्यों की चिंता में उसे उन तीनों सिंघानिया फैमिली के गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स का सामान इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला था। इस दुनिया में खजाना लूटने के लिए किसी की जान लेना एक आम बात थी। चूंकि उसने उन्हें मारा था, तो उनका सारा सामान अब युद्ध की लूट के बराबर था। वह कभी भी स्पिरिट स्टोन या कल्टीवेशन रिसोर्सेज के ज्यादा होने की शिकायत नहीं करने वाला था। कुछ ही कदम चलने के बाद विक्रम अचानक रुका और उसने अपना हाथ उठाकर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को किनारे के एक पेड़ की ओर शूट किया। कचा! स्पिरिचुअल क्यूआई से भरी वह फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधे उस पेड़ को चीरती हुई निकल गई। मास्टर! ध्रुव और विशाल उसके इस कदम से चौंक गए। विक्रम ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस हल्की सी त्योरी चढ़ाए हुए कटे हुए पेड़ के पीछे एक जंगली खरगोश को घबराहट में भागते हुए देखने लगा। क्या मेरा अनुमान गलत था? चलो चलें। अपना सिर हिलाते हुए उसने दूर से फ्लाइंग स्वॉर्ड को वापस बुलाने के लिए स्पिरिचुअल क्यूआई का इस्तेमाल किया और ध्रुव और विशाल को इशारा किया। इसके बाद वे तीनों सच में वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद उस कटे हुए पेड़ के ठीक बगल वाले पेड़ पर एक आकृति धीरे धीरे पारदर्शी से स्पष्ट होने लगी। वह सफेद चोगा पहने हुए था और चेहरे पर एक नकाब था। उसकी धारणा सचमुच हैरान करने वाली है। दूर जाते हुए विक्रम को देखकर व्हाइट रोब्ड मास्क मैन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और खुद से बुदबुदाया। हालांकि यह सच में अप्रत्याशित था। लगता है कि पहले वाले जहर ने वास्तव में काम नहीं किया। मैं लगभग इस लड़के के चकमे में आ गया था। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। इतना कहने के बाद उसका शरीर फिर से पारदर्शी हो गया और उसी जगह से गायब हो गया। गोल्डन कोर स्टेज होने के नाते सच में बहुत अमीर हैं। विक्रम ने अपने हाथ में मौजूद कई स्टोरेज रिंग्स की जांच की और अंदर स्पिरिट स्टोन्स का ढेर देखकर चकित रह गया। बड़े परिवारों के ये गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स वाकई अलग ही स्तर के होते हैं। उसने अनुमान लगाया कि कुल मिलाकर कम से कम 50,000 स्पिरिट स्टोन थे। अगर अन्य स्पिरिट मेडिसिन्स और मेडिसिनल पिल्स को भी मिला लिया जाए तो कुल कीमत करीब 70 या 80,000 स्पिरिट स्टोन होगी। अगर उसे भुवन की याद आए तो उसकी कुल संपत्ति बस 10,000 स्पिरिट स्टोन के करीब थी। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे बड़े परिवारों के और भी कल्टीवेटर्स को लूटने के मौके तलाशने चाहिए। इस तरह के कुछ और खजाने मिल जाएं तो मुझे फिर कभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपनी ठुड्डी सहलाते हुए विक्रम ने सोचा।
यह क्या है? उसकी नजर अचानक एक क्रिस्टल मिरर पर पड़ी। उसकी सतह पर एक नक्शा था जिसमें 3 लाल बिंदु दिख रहे थे। बज बज। जैसे ही उसने क्रिस्टल मिरर को स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला, उसकी कलाई पर बंधे ट्रेनिंग ब्रेसलेट से रोशनी निकली, जो क्रिस्टल मिरर की सतह के एक लाल बिंदु से जुड़ गई। हम्मा? विक्रम इस बात से हैरान हुआ और शीशे पर मौजूद बाकी 2 लाल बिंदुओं को देखकर उसे कुछ ख्याल आया। क्रिस्टल मिरर को देखते हुए उसने पास डे दोनों को आवाज दी। ध्रुव, विशाल, कुछ कदम आगे बढ़ो। हाँ, बस कुछ कदम चलो। ठीक है मास्टर। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, लेकिन ध्रुव और विशाल ने वैसा ही किया और कुछ कदम चले। जैसे ही वे हिले, विक्रम के हाथ में मौजूद क्रिस्टल मिरर के वे 2 लाल बिंदु भी अपनी जगह से हिले। जैसा मैंने सोचा था, विक्रम समझ गया और उसने अपने दोनों शिष्यों की ओर हाथ हिलाया। बस इतना काफी है। यह क्रिस्टल मिरर स्पष्ट रूप से एक ट्रैकिंग और पोजीशनिंग डिवाइस था। इसके 3 लाल बिंदु उसके और ध्रुव के समूह द्वारा पहने गए ट्रेनिंग ब्रेसलेट्स से जुड़े हुए थे। इस शीशे की मदद से उन तीनों की लोकेशन को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता था। लेकिन सिंघानिया फैमिली के पास ऐसी चीज कैसे आ सकती है? ये ट्रेनिंग ब्रेसलेट्स साउदर्न ट्रेजर पवेलियन द्वारा दिए गए थे। फिर भी सिंघानिया फैमिली के पास यह मिरर है। एक विशेष संभावना को महसूस करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मास्टर, यह आदमी अभी मरा नहीं है। तभी बगल से विशाल की आवाज आई। उसने देखा कि ब्लैक रोब्ड पर्सन जिसे उसके एक मुक्के ने दूर उड़ा दिया था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसने उस व्यक्ति का हुड खींच लिया, जिससे एक अधेड़ उम्र का चेहरा सामने आ गया, जो ऐसा लग रहा था मानो किसी चाकू से तराशा गया हो। क्या तुम इसे पहचानते हो? विक्रम ने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव ने सिर हिलाया। मास्टर, यह सिंघानिया फैमिली का 7th एल्डर है। जिन 2 को आपने पहले मारा था, वे सिंघानिया फैमिली के 3rd एल्डर और 6th एल्डर थे। विक्रम ने सिर हिलाया, अपने हाथ में पकड़े क्रिस्टल मिरर पर एक नजर डाली और कहा, मुझे इस सिंघानिया फैमिली के बारे में बताओ। जी मास्टर, ध्रुव ने समझाना शुरू किया। सिंघानिया फैमिली साउथ क्लाउड सिटी की 3 प्रमुख फैमिली में से एक है। इसका मुखिया एक नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर है। उसके नीचे 9 एल्डर हैं, जो सभी गोल्डन कोर स्टेज पर हैं। ऐसा सुना गया है कि कबीले के कई अन्य एल्डर्स के पास भी गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेशन है। यह सुनते हुए विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके शरीर के पिछले मालिक की यादों से उसे साउथ क्लाउड सिटी की इस सिंघानिया फैमिली के बारे में कुछ अंदाजा था। उसे पता था कि यह साउथ क्लाउड प्रीफेक्चर की कुछ शक्तिशाली फैमिलीज में से एक थी। अब ध्रुव की बातों से साफ था कि यह सिंघानिया फैमिली अफवाहों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। एक नेसेंट सोल और 10 से अधिक गोल्डन कोर स्टेज। यह ताकत स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट से बहुत कम नहीं थी। ध्रुव, मुझे तुम्हारे और इस सिंघानिया फैमिली के बीच की दुश्मनी के बारे में बताओ। यह सुनकर ध्रुव कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। मास्टर, सिंघानिया फैमिली के साथ मेरी दुश्मनी उसी समर से शुरू होती है। डिसाइपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी के दौरान जब विक्रम ने पहली बार ध्रुव का स्पिरिचुअल रूट छीने जाने की बात जानी थी, तभी उसने कुछ अंदाजा लगा लिया था। लेकिन अब जाकर उसे पूरी तस्वीर समझ आ रही थी। ध्रुव मूल रूप से साउथ क्लाउड सिटी के राठौर फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यंग मास्टर था। यह राठौर फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ध्रुव के दादा की पीढ़ी से चला आ रहा था। यद्यपि यह कोई बहुत बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं था, लेकिन वहां तैनात 3 गोल्डन कोर स्टेज एक्सपर्ट्स की वजह से साउथ क्लाउड सिटी में इसका एक रुतबा था। ध्रुव, जो एक ड्रैगन स्पिरिट रूट के साथ पैदा हुआ था, उसके जन्म ने लोगों को यह महसूस कराया कि राठौर फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब आसमान छूने वाला है। कम उम्र से ही ध्रुव ने असाधारण प्रतिभा दिखाई। 3 साल पहले 15 साल से भी कम उम्र में उसने क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के 5वें स्तर में कदम रखा और साउथ क्लाउड सिटी का नंबर एक युवा जीनियस बन गया। उसी समय सिंघानिया फैमिली की नई पीढ़ी का यंग मास्टर समर उसके पास आया और उससे दोस्ती करना चाहा। दूसरे पक्ष ने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया था,
इसलिए ध्रुव ने भी मना नहीं किया। जल्द ही संपर्क में रहने से दोनों दोस्त बन गए। कम से कम ध्रुव को तो यही लगता था। लेकिन समर के उसके करीब आने की असली वजह यह थी कि सिंघानिया फैमिली को उस समय एक स्पिरिचुअल रूट ट्रांसफर मेथड मिल गया था। उसके साथ दोस्ती करने में लगभग 1 साल बिताना केवल उसके बाल, खून और अन्य चीजें इकट्ठा करने के लिए था, ताकि स्पिरिचुअल रूट ट्रांसफर की तैयारी की जा सके। 2 साल पहले एक दिन समर उसके पास आया और हमेशा की तरह एक स्पार मुकाबला का प्रस्ताव रखा। ध्रुव ने मना नहीं किया, लेकिन यह मुकाबला उसके बुरे सपने की शुरुआत बन गया। पिछले मुकाबले हमेशा एक दायरे में होते थे। हर बार ध्रुव भारी पड़ता था और उसे लगता था कि वह अब भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन इस मुकाबले ने उसे एहसास कराया कि समर अतीत में अपनी असली ताकत छिपाता आ रहा था। वह हार गया। पहली बार ध्रुव समर से हार गया, और समर यहीं नहीं रुका। उसने मुकाबले का फायदा उठाकर ध्रुव को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर सिंघानिया फैमिली के उन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर, जो पहले से ही घात लगाए बैठे थे, उसने ध्रुव के गार्ड्स को मार डाला और जबरन उसका ड्रैगन स्पिरिट रूट छीन लिया। उसी समय सिंघानिया फैमिली ने राठौर फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कब्जा करने की अपनी पुरानी योजना को भी अंजाम दिया। राठौर फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तीनों गोल्डन कोर स्टेज एक्सपर्ट्स पर एक साथ हमला किया गया। 2 मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल होकर अपाहिज हो गया। पूरी राठौर फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स रातों रात सिंघानिया फैमिली द्वारा निगल ली गई। उसका ड्रैगन स्पिरिट रूट छिन जाने के बाद ध्रुव की किस्मत में भी एक खौफनाक मौत लिखी थी। लेकिन उसके माता पिता ने समय रहते खतरे को भांप लिया और उसे बचा लिया। लेकिन बाद में उनका पीछा किया गया। उसे सुरक्षित भगाने के लिए उसके माता पिता ने खुद का बलिदान दे दिया और समर और सिंघानिया फैमिली के एक्सपर्ट्स के एक समूह के हाथों बेरहमी से मारे गए। ये बताते बताते ध्रुव की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। सीनियर ब्रदर! बगल में विशाल पीला पड़ गया और हमदर्दी से ध्रुव की ओर देखने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सीनियर ब्रदर का अतीत इतना दर्दनाक रहा होगा। विक्रम भी कुछ पल के लिए खामोश हो गया। जब उसने देखा कि ध्रुव की भावनाएं थोड़ी स्थिर हो गई हैं, तो उसने पूछा, ध्रुव, क्या इस सिंघानिया फैमिली का साउदर्न ट्रेजर पवेलियन से कोई संबंध है? साउदर्न ट्रेजर पवेलियन? ध्रुव चौंका और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, मास्टर, साउथ क्लाउड सिटी में साउदर्न ट्रेजर पवेलियन की एक शाखा है। सिंघानिया फैमिली का उनके साथ अच्छा रिश्ता है और वे अक्सर साथ काम करते हैं। विक्रम की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। सिंघानिया फैमिली, साउदर्न ट्रेजर पवेलियन, साउथ माउंटेन सेक्ट और दोनों सेक्ट्स के बीच एक्सचेंज मीट, ये सारे नाम उसके दिमाग में घूमे और एक संभावित जवाब से जुड़ गए। शायद इस एक्सचेंज मीट की शुरुआत ही साउदर्न ट्रेजर पवेलियन ने सिंघानिया फैमिली के कहने पर की थी। और इसका मकसद? विक्रम ने ध्रुव की ओर देखा, लेकिन फिर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस तरह की खून की दुश्मनी के साथ यह आश्चर्यजनक नहीं था कि सिंघानिया फैमिली ध्रुव को मारना चाहेगी, जब उन्हें पता चला कि वह अपाहिज नहीं है और भविष्य में ताकतवर भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस एक वजह के लिए एक नेसेंट सोल पिल जैसी भारी कीमत चुकाना कुछ ज्यादा ही था। आखिरकार एक नेसेंट सोल पिल का मतलब था एक और नेसेंट सोल एक्सपर्ट पैदा होने की संभावना। एक ऐसा गुट जिसके पास केवल एक नेसेंट सोल एक्सपर्ट है, वह इतनी आसानी से ऐसी पिल कैसे दे सकता है? शामिल कई गुटों में से केवल साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के पास ही इतनी ताकत थी कि वह आसानी से एक नेसेंट सोल पिल दे सके। क्या ऐसा हो सकता है कि साउदर्न ट्रेजर पवेलियन सिर्फ ट्रेनिंग ब्रेसलेट को प्रमोट करना चाहता था और उसने इसी बहाने सिंघानिया फैमिली की मदद कर दी? विक्रम ने सोचा। यही एकमात्र सही स्पष्टीकरण लग रहा था। हालांकि उसे एक और बात अजीब लगी। सिंघानिया फैमिली की ताकत साउथ क्लाउड सिटी में थी। साउथ क्लाउड सिटी साउथ क्लाउड प्रीफेक्चर के मध्य क्षेत्र में स्थित था, जो दक्षिण से काफी दूर था। इस दुनिया में कोई इंटरनेट तो था नहीं, इसलिए खबरें इतनी तेजी से नहीं फैलती थीं। इसके अलावा स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट की डिसाइपल एक्सेप्टेंस
सेरेमनी आंतरिक रूप से आयोजित की गई थी और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। सिंघानिया फैमिली तक यह खबर पहुंचने का एकमात्र तरीका यही था कि स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के भीतर से किसी ने यह बात लीक की हो। यह सोचते ही विक्रम की आंखें फिर से सिकुड़ गईं। सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर को देखते हुए, जिसकी अभी भी सांसें चल रही थीं, उसने तुरंत एक उंगली से स्पिरिचुअल क्यूआई इंजेक्ट किया और उसके माथे पर टैप किया। सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर का पूरा शरीर कांप उठा और उसे जबरन झकझोर कर जगा दिया गया। तुम इन्हें पहचानते हो, है ना? इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, विक्रम ने स्पिरिचुअल क्यूआई का इस्तेमाल करके उन 2 सिंघानिया फैमिली के एल्डर्स के कटे हुए सिरों को उठाया जिन्हें उसने पहले मारा था, और उन्हें उस आदमी की आंखों के सामने रख दिया। सिंघानिया फैमिली का 7th एल्डर पहले तो चौंका, फिर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, विक्रम ने उदासीन स्वर में कहा। सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी गहरे सदमे में था। जब वह बेहोश था, तब आखिर हुआ क्या था? 3rd एल्डर, जो गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर था, उसका सच में सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। आह! इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। विक्रम के हाथ में एक खंजर आ गया था और उसने उसे सीधे उसकी जांघ में घोंप दिया था। मैं एक ही बात 2 बार नहीं कहना चाहता। अगर तुम सहयोग करोगे तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, अगर नहीं, विक्रम ने शांति से कहा। खंजर बाहर निकाला और फिर से उसे उसकी जांघ में घोंप दिया। मुझे तुम्हें नर्क से भी बदतर अंजाम का एहसास कराने में कोई गुरेज नहीं है। इस बार जब उसने खंजर घोंपा तो यह वैसा नहीं था जैसा उसने पहले ध्रुव को मारा था। अब हर वार में तेज स्पिरिचुअल क्यूआई शामिल था। शरीर के अंदर जाते ही वह स्पिरिचुअल क्यूआई ब्लेड में बदल जाता और अंदर के मांस को बुरी तरह चीरकर असहनीय पी लड़ा देता। आहा! इस दिल दहला देने वाले दर्द ने सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर को बेहोश कर देना चाहा, लेकिन विक्रम ने स्पिरिचुअल क्यूआई का इस्तेमाल करके उसे जबरन होश में रखा, ताकि वह इस दर्द को पूरी तरह महसूस कर सके। कितना क्रूर! बगल में डे, ध्रुव और विशाल यह देखकर सिहर उठे। इससे पहले विक्रम को देखकर उन्हें हमेशा एक सौम्य मुस्कान वाले, सूरज की तरह उज्ज्वल और खुशमिजाज बड़े भाई का एहसास होता था। साउथ विंड फॉरेस्ट में आने के बाद ही उन्हें पता चला कि जब उनके मास्टर का खून ठंडा पड़ जाता है तो वे नर्क के यमदूत से भी ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं। उन्होंने बिना पलक झपकाए मार डाला था। रुको, तुम क्या जानना चाहते हो? मैं सब बताऊंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। आ आ आ आ सिंघानिया फैमिली का 7th एल्डर आधे मिनट से भी कम समय तक टिक सका और आखिरकार बर्दाश्त न कर पाने पर चिल्ला उठा। तभी विक्रम रुका और उसने बगल से क्रिस्टल मिरर उठाया। ये चीज तुम्हें साउदर्न ट्रेजर पवेलियन ने दी थी, है ना? सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर ने गहरी सांस ली और मिरर देखकर कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर उसने हामी में सिर हिलाया। पूछी। जैसे ही उसने सिर हिलाना खत्म किया, विक्रम ने फिर से खंजर घोंप दिया। दर्द के मारे वह फिर से चीखा और भ्रमित होकर पूछा, मैंने हां तो कह दिया था, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैं चाहता हूं कि तुम बोलकर जवाब दो, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। खंजर बाहर निकाला और फिर से वार करने का नाटक किया। हां, साउदर्न ट्रेजर पवेलियन ने हमें यह दिया था। खौफजदा होकर सिंघानिया फैमिली का 7th एल्डर घबराहट में चिल्लाया। तभी विक्रम रुका और उसने आगे पूछा, मुझे पूरी प्रक्रिया बताओ। क्या तुम साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के पास गए थे या वे तुम्हारे पास आए थे? और साथ ही तुम्हारी सिंघानिया फैमिली को कैसे पता चला कि मेरा शिष्य ध्रुव स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट में है? सवालों की इस झड़ी को सुनकर सिंघानिया फैमिली का 7th एल्डर थोड़ा चकरा गया, लेकिन विक्रम को खंजर उठाते देख वह जल्दी से चिल्लाया, हम साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के पास गए थे। चूंकि हमें पता चला था कि ध्रुव स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट में शामिल हो गया है, हम सीधे हमला नहीं कर सकते थे। हमने संयोग से सुना कि साउदर्न ट्रेजर पवेलियन अपने नए उत्पाद को प्रमोट करने के लिए दक्षिण में स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट और साउथ माउंटेन सेक्ट का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, इसलिए हम उनके पास गए। जहां तक ध्रुव की खबर की बात है,
वह हमें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी जो खुद को स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के एक एल्डर का शिष्य बता रहा था। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। जैसी उम्मीद थी, यह जानकारी स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के भीतर से ही लीक हुई थी। उसने तुरंत भारी आवाज में पूछा, कौन सा एल्डर? सिंघानिया फैमिली के सेवंथ एल्डर ने कहा, हमने उस वक्त जांच की थी। हालांकि सामने वाले ने इसे अच्छी तरह से छिपाया था, लेकिन हमें फिर भी सुराग मिल गए। खबर देने आए शिष्य का नाम लक्ष्य था, और जिसने उसे संदेश देने के लिए भेजा था, वे उसके मास्टर थे, जो आपके स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के 10th एल्डर राघव हैं। राघव? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसे इस जवाब से बहुत हैरानी नहीं हुई। अगर कोई पूछता कि स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट में उसके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत कौन डी करना चाहता है, तो निसंदेह वह राघव ही था। सामने वाला सच में बहुत चालाक हो गया था। किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की यह चाल बड़ी खूबसूरती से चली गई थी। अगर इस तरह से सोचा जाए तो शरीर के पुनर्निर्माण के दौरान उसके पिछले शरीर में जो जहर मिला था, शायद वह भी उसी ने दिया था। यह सोचते ही विक्रम की आंखों की गहराइयों में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी सिंघानिया फैमिली और साउदर्न ट्रेजर पवेलियन के अलावा क्या इस मामले में कोई और भी शामिल था? कोई और? सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर ने कुछ पल सोचा और विक्रम को खंजर उठाते देख वह कांप उठा और जल्दी से बोला, हाँ, साउथ माउंटेन सेक्ट भी है। साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर भी इसमें शामिल थे। साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर? विक्रम हैरान रह गया। सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर ने समझाया, ताकि आप पर हमला करने का एक सही मौका मिल सके, हम और साउदर्न ट्रेजर पवेलियन साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास गए और इस एक्सचेंज मीट को आयोजित करने के लिए उनके साथ एक समझौता किया। इससे दोनों काम हो रहे थे, ब्रेसलेट का प्रमोशन भी और हमें रास्ते में कार्रवाई करने का मौका भी। तो साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर? साउथ विंड फॉरेस्ट की ओर देखते हुए और साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के खुद आगे बढ़कर शामिल होने के बारे में भुवन के साथ अपनी शर्त को याद करते हुए विक्रम को अचानक सब समझ में आ गया। सामने वाले को पता था कि उसके साथ कुछ होने वाला है, इसीलिए शुरुआत से ही वह एक ऐसी शर्त थी जिसे वह हार ही नहीं सकता था। लेकिन पहले भुवन के उस पर हमला करने की बात सोचकर विक्रम ने फिर पूछा, क्या साउथ माउंटेन सेक्ट के एल्डर्स को इस बारे में पता था? सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर ने सिर हिलाया। यह बात पूरी तरह राज है। साउथ माउंटेन सेक्ट की तरफ से शायद सिर्फ सेक्ट मास्टर को ही यह बात पता होगी। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लग रहा था कि पिछला हमला साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के आदेश पर नहीं था, बल्कि भुवन ने अपनी मर्जी से किया था। क्या कोई और भी इसमें शामिल है? सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर ने थोड़ी देर सोचा, फिर विक्रम के हाथ में उठे हुए खंजर को देखकर घबराहट में सिर हिलाया। नहीं, सच में और कोई नहीं। ठीक है, विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। पूछी? ओह! उसने तुरंत खंजर नीचे उतारा और सिंघानिया फैमिली के 7th एल्डर की फटी आंखों के सामने खंजर सीधे उसके गले के पार हो गया। कितना अचूक वार! बगल में डेध्रुव और विशाल दोनों की सांसें अटक गईं। इससे पहले विक्रम हमेशा उन्हें एक शांत मुस्कान वाले, एक सुलझे हुए बड़े भाई की तरह लगता था। साउथ विंड फॉरेस्ट में आने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि जब उनके मास्टर गुस्से में होते हैं तो वह मौत के देवता से भी ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं। उसने पलक झपकाए बिना ही जान ले ली। विक्रम ने लाश की ओर देखा। उसका मन एकदम शांत था। इस शांति ने उसे खुद भी थोड़ा हैरान कर दिया था। आखिरकार इमॉर्टल डाओ कॉन्टिनेंट में आने के बाद से सिंघानिया फैमिली के इन 3 एल्डर्स को मारना उसका पहला कत्ल था, लेकिन उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत यह रोजमर्रा के भोजन करने जैसा सामान्य लगा। ऐसा लगता है कि मैं भी अपने पूर्ववर्ती की कुछ चीजों के साथ मिल गया हूं। अचानक उसके दिमाग में उसके पिछले शरीर से जुड़ी यादों के कुछ अंश कौंध गए और विक्रम ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी यह बेरुखी उसके पूर्ववर्ती से ही आई थी। शायद कोई नहीं जानता था कि बाहर से स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट का एल्डर दिखने वाला उसका पूर्ववर्ती असल में छुपकर एक हत्यारे का काम करता था। डिंग!
दूसरा ट्रेनिंग मिशन, अपने शिष्यों के साथ मिलकर क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के छठे स्तर या उससे ऊपर के 10 स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करें। मिशन पूरा करने का इनाम 30 पॉइंट्स। तभी उसके हाथ में बंधा ब्रेसलेट अचानक चमक उठा। चलो चलते हैं। विक्रम ख्यालों से बाहर आया और अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमारी रैंकिंग शायद काफी पीछे छूट गई होगी। साउथ विंड फॉरेस्ट के बाहर चौक पर पहला स्थान, साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर, 301 पॉइंट्स। दूसरा स्थान, साउथ माउंटेन सेक्ट का थर्ड एल्डर, 251 पॉइंट्स। 10वां स्थान, साउथ माउंटेन सेक्ट का 12th एल्डर, 188 पॉइंट्स। 11वां स्थान, स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का 9th एल्डर, 179 पॉइंट्स। बाप रे, दूसरा काम तो अभी शुरू ही हुआ है। टॉप 10 में सारे साउथ माउंटेन सेक्ट के एल्डर्स कैसे हो सकते हैं? स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का क्या हाल हो रहा है? वे इतना पीछे क्यों चल रहे हैं? उनमें से जो सबसे ऊपर है वह असल में वह अजीब एल्डर है। वैसे उस अजीब एल्डर के पॉइंट्स को अचानक क्या हुआ था? वह एकदम से टॉप 3 में पहुंच गया था, लेकिन इतनी देर से उसे एक भी पॉइंट क्यों नहीं मिला है? बस एक तुक्का था। हो सकता है उस अजीब एल्डर को किस्मत से निचले रैंक वाले क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के स्पिरिट बीस्ट्स का कोई झुंड मिल गया हो और उन सबको मारकर उसके पॉइंट्स अचानक बढ़ गए हों। जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि इस एक्सचेंज मीट में स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट को साउथ माउंटेन सेक्ट बुरी तरह रौंदने वाला है। क्रिस्टल कंट्रोल मॉन्यूमेंट पर रियल टाइम रैंकिंग देखते हुए वहां मौजूद भीड़ में जोरों से चर्चा हो रही थी। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट की तरफ के लोगों के चेहरे कुछ उतरे हुए थे। दोनों सेक्ट्स के कुल 31 एल्डर्स हिस्सा ले रहे थे, जिनमें से स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट ने 15 को भेजा था। फिर भी आधे दिन के बाद स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का एक भी एल्डर टॉप 10 में नहीं था। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा निशब्द कर दिया था वह यह थी कि स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट से सबसे ज्यादा पॉइंट्स अभी भी विक्रम के थे, वही सबसे कमजोर अजीब एल्डर। आखिर हो क्या रहा था? क्या स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के उनके सभी गोल्डन कोर स्टेज एल्डर्स को जहर दे दिया गया था? उनके पॉइंट्स हासिल करने की रफ्तार इतनी धीमी क्यों थी? विक्रम के अलावा स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के जिस एल्डर के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे वह था स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का ग्रैंड एल्डर, जिसके केवल 109 पॉइंट्स थे। पहले नंबर पर चल रहे साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर से यह लगभग 200 पॉइंट्स का फासला था। एक्सचेंज मीट शुरू हुए अभी आधा दिन ही बीता था। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यह फासला 4 अंकों तक पहुंच सकता था। अगर ऐसा सच में हुआ तो स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर की भौहें भी इस वक्त कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे पहले ही शक था कि चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी, लेकिन उसने इतने बड़े फासले की उम्मीद नहीं की थी। अचानक कुछ सोचकर वह साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर की ओर देखने लगा। दूसरे ने उसकी नजर को महसूस किया और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। यह मुस्कान देखकर स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर का दिल बैठ गया। उसे अंदाजा था कि साउथ माउंटेन सेक्ट ने पहले से ही कुछ तैयारी कर रखी है, लेकिन शायद यह तैयारी उसकी सोच से कहीं बड़ी थी। अगर वह गलत नहीं था तो स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स के पॉइंट्स कम होने की वजह यह थी कि उन्हें स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने से रोका जा रहा था। शायद स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सभी एल्डर्स की लोकेशन साउथ माउंटेन सेक्ट के एल्डर्स को अच्छी तरह पता थी। यह सोचकर वह विक्रांत की ओर देखने लगा। विक्रांत इस समय क्रिस्टल कंट्रोल मॉन्यूमेंट के सामने बैठा था और कई खूबसूरत दासियां उसे चाय पानी परोस रही थीं। उसकी नजर महसूस करते हुए विक्रांत ने तुरंत उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। इस मुस्कान ने स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर के दिल में सिहरन पैदा कर दी। एक समझौता। उसके दिमाग में 2 शब्द कौंध गए। अगर वह पहले नहीं समझ पाया था तो अब उसे उस समझौते की कुछ भनक लग रही थी जो विक्रांत ने साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के साथ किया था। साउथ विंड फॉरेस्ट की ओर देखते हुए उसका मूड पल भर के लिए रसातल में चला गया। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई।
दोनों सेक्ट्स के बीच इस एक्सचेंज मीट को आयोजित करवाकर वह हर मुमकिन तरीके से स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था। उसे पॉइंट्स मिले, उस अजीब एल्डर को पॉइंट्स मिले। हे भगवान, वह वापस टॉप 10 में आ गया। रुको, उसके पॉइंट्स अभी भी क्यों बढ़ रहे हैं? अरे बाप रे, अचानक इस आदमी के पॉइंट्स आसमान क्यों छूने लगे? तभी चौक पर अचानक हंगामा मच गया। साउथ माउंटेन सेक्ट का सेक्ट मास्टर चौंक गया। क्रिस्टल कंट्रोल मॉन्यूमेंट पर स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के 9th एल्डर की रैंक बदलने लगी और देखते ही देखते टॉप 10 में जा घुसी। इतना ही नहीं, पॉइंट्स अभी भी तेजी से बढ़ रहे थे और रैंक एक एक करके ऊपर जा रही थी। वहां मौजूद सबके फटे हुए चेहरों के सामने उसकी रैंक 11वें स्थान से लगातार फ्लैश होती हुई स्वैश 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 मॉन्यूमेंट के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर ही रुकी। पहला स्थान स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का 9th एल्डर, 335 पॉइंट्स। यह जानकारी देखकर सबके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। क्या हो रहा है? विक्रम के पॉइंट्स को अचानक क्या हो गया? इतनी देर से उसे एक भी पॉइंट नहीं मिला था, फिर अचानक उसे पॉइंट्स मिलते हैं और वह सीधा पहले स्थान पर पहुंच जाता है। यह नामुमकिन है। साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शुरुआत से विक्रम को कोई पॉइंट नहीं मिला था। दूसरों को यह अजीब लग रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि विक्रम पर सिंघानिया फैमिली ने हमला किया होगा। फिर अब वह स्कोर कैसे कर सकता है? वह मॉन्यूमेंट के पास बैठे विक्रांत की ओर देखने लगा। विक्रांत की भौहें भी कसकर सिकुड़ी हुई थीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों का दिल बैठ गया। कुछ तो गड़बड़ हुई थी। साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से मॉन्यूमेंट के सबसे निचले हिस्से को देखा। 31वां स्थान, साउथ माउंटेन सेक्ट का 8th एल्डर, 0 पॉइंट्स। इस रैंक को देखकर जो शुरुआत से अपनी जगह से नहीं हिली थी, उसे अचानक कुछ समझ में आया। उसका मुंह गुस्से से कांपने लगा और उसने मन ही मन कोसा, वह बेवकूफ अपनी मर्जी से काम कर रहा है। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का सेक्ट मास्टर भी विक्रम की मौजूदा रैंक को देखकर हैरान था। हालांकि उसे साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर और विक्रांत के बीच हुए समझौते की पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन यह पक्का था कि स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में विक्रम का एक डार्क हॉर्स की तरह उभर कर आना। शाबाश लड़के, मैं इसका श्रेय तुम्हें दूंगा। इसे हमारे स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट की इज्जत बचाना ही समझो। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपने बगल में डे बदरंग चेहरे वाले साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर की ओर देखा। उसका मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया था। क्या ये 9th एल्डर के पॉइंट्स हैं? भगवान, 9th एल्डर ने ऐसा क्या किया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या किया। आगे बढ़ो 9th एल्डर, इसे ऐसे ही बनाए रखो। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर पहले तो हैरान हुए, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। भले ही विक्रम कितना भी अजीब हो, वह फिर भी स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का एक एल्डर था। उसका इस वक्त पहले नंबर पर आना उनकी भड़ास निकालने का एक तरीका था। तुम्हें इसे ऐसे ही बनाए रखना होगा। साउथ विंड फॉरेस्ट के एक गुफा के अंदर वूश अपनी तलवार के एक ही वार से सामने मौजूद आखिरी आधे मीटर लंबे ब्लडथर्स्टी बैट किंग को मार गिराने के बाद विक्रम ने गहरी सांस ली और जमीन पर बिखरी चमगादड़ों की लाशों को देखने लगा। ध्रुव, विशाल, अंदर आ जाओ। उसने गुफा के मुहाने की तरफ मुड़कर आवाज लगाई। ध्रुव और विशाल गुफा के अंदर आ गए। हे भगवान, इतने सारे! जमीन पर बिखरी चमगादड़ों की लाशों को देखकर विशाल के मुंह से चीख निकल गई। ध्रुव ने घबराहट में अपना थूक निगला। अगर विक्रम ना होता तो इन ब्लडथर्स्टी बैट्स के झुंड के सामने वह और विशाल अब तक पूरी तरह सूख चुके होते और उनका नामो निशान मिट गया होता। सिंघानिया फैमिली के लोगों से निपटने के ठीक बाद मास्टर और उसके 2 शिष्यों ने भुवन के रूट मैप का पीछा किया और स्पिरिट बीस्ट्स के इस ठिकाने को ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, उन पर ब्लडथर्स्टी बैट्स के इस झुंड ने हमला कर दिया। विक्रम ने तुरंत उन दोनों को गुफा के बाहर धकेल दिया और फिर सामने का यह नजारा पैदा हुआ।
इन चमगादड़ों की लाशों को इकट्ठा कर लो। इस गुफा की गहराई में और भी स्पिरिट बीस्ट्स हो सकते हैं। गुफा की अथाह गहराई की ओर देखते हुए विक्रम ने कहा। यह सुनकर उन दोनों ने तुरंत चमगादड़ों की लाशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 335 पॉइंट्स। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरी रैंक क्या होगी। विक्रम ने कुछ पल निकालकर अपने ट्रेनिंग ब्रेसलेट पर लिखे नंबर्स की जांच की। स्पिरिट बीस्ट्स के एक झुंड से टकराने का सबसे बड़ा फायदा खतरे के अलावा यह था कि पॉइंट्स बहुत तेजी से मिलते थे। अगर संभव हो तो वह ऐसी कुछ और लहरों का सामना करना पसंद करेगा। इस तरह उसकी रैंक सीधा आसमान छूने लगेगी। चलो चलते हैं। जमीन पर मौजूद सभी चमगादड़ों की लाशों को इकट्ठा करने के बाद विक्रम ने अपने 2 शिष्यों को गुफा की गहराई में आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, आसपास की रोशनी और भी धुंधली होती गई। दूर से अजीब सी जानवरों की आवाजें गुफा की गहराई से गूंज रही थीं, जैसे सांपों का फुफकारना और चूहों का छीं छीं करना। वे जितना आगे बढ़ते, ये आवाजें उतनी ही डरावनी होती जातीं और आसपास की हवा भी भारी महसूस होने लगी। विक्रम का चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसके पीछे चल रहे उसके दोनों शिष्यों का शरीर थोड़ा तना हुआ था, खासकर विशाल, जिसके पैर थोड़े कांप रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। मास्टर, क्यों न हम वापस लौट चलें? यह गुफा सच में बहुत खौफनाक है। एक कल्टीवेटर होने के नाते तुम इतने डरपोक नहीं हो सकते, विक्रम ने कहा और तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से एक मशाल निकालकर जला ली। आग की रोशनी ने पल भर में चारों ओर उजाला कर दिया। गुफा का वह डरावना अंधकार बहुत हद तक कम हो गया और विशाल की घबराहट भी काफी कम हो गई। साथ चलते रहो, विक्रम ने कहा और अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। ध्रुव और विशाल ने भी तेजी से उसका पीछा किया। ची 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 ची। अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि जो ची ची की आवाजें पहले दूर से आ रही थीं, वे अब बिल्कुल करीब से गूंजने लगीं। अचानक जमीन पर हथेली के आकार के अनगिनत छेद नजर आए और उनमें से एक एक करके ब्लैक स्पिरिट राइट बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और वे अपने नुकीले दांत निकालकर उन पर झपटने लगे। मारो! विक्रम के मुंह से बस एक शब्द निकला और वह आगे बढ़ा। उसके पैरों से स्पिरिचुअल क्यूआई की एक लहर उठी और करीब आए कई ब्लैक स्पिरिट राइट पल भर में खून के फव्वारे में बदल गए। ध्रुव और विशाल ने भी अपने अपने हथियार निकाले और वार करना शुरू कर दिया। ये ब्लैक स्पिरिट राइट केवल पहले या दूसरे स्तर के क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के स्पिरिट बीस्ट थे। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन वे काफी कमजोर थे, जिसके कारण उन्हें मारना आसान था। सिर्फ 2 मिनट बाद जमीन पर केवल ब्लैक स्पिरिट राइट्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। विक्रम ने उन छोटे छेदों पर एक नजर डाली। अगर उसका अंदाजा सही था, तो उनके नीचे ब्लैक स्पिरिट राइट्स का एक घोंसला होना चाहिए। ब्लैक स्पिरिट राइट निचले स्तर के स्पिरिट बीस्ट्स में से एक आम प्रजाति है जो आमतौर पर इन्हीं जंगली गुफाओं में झुंड में रहते हैं। एक घोंसले में कम से कम 100 चूहे तो होंगे ही। इस पहली लहर में सिर्फ 30 या 40 ही बाहर आए थे। शायद अंदर अभी और भी बहुत सारे थे। विक्रम को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और उसने चूहों की लाशों को इकट्ठा करने की जहमत भी नहीं उठाई। ब्लैक स्पिरिट राइट सबसे कम कीमत वाले स्पिरिट बीस्ट होते हैं। उनके मांस में नाम मात्र की ऊर्जा होती है और उनका स्वाद बेहद खराब होता है, जिसमें से एक अजीब सी महक आती है जिसे हटाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आमतौर पर कोई उन्हें खाना पसंद नहीं करता। यह मत पूछिए कि उसे यह कैसे पता। अगर आप पूछेंगे तो जवाब यही होगा कि उसने उन्हें कभी नहीं खाया है। चलो चलें। वे तुरंत और गहराई में आगे बढ़ने लगे। अगर ये ब्लैक स्पिरिट राइट खुद बाहर आते तो वह उन्हें मारकर कुछ पॉइंट्स हासिल कर लेता। अगर नहीं आते तो वह अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला था। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद विक्रम के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए, क्योंकि उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। पूरी गुफा की जमीन अचानक ऐसे कांपने लगी मानो कोई भूकंप आ गया हो। उसने अपना सिर घुमाया। ची 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 ची। ब्लैक स्पिरिट राइट्स का एक भयानक झुंड, जो उनके पीछे के पूरे रास्ते को लगभग ढक चुका था, एक विशाल लहर की तरह उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। मास्टर, एक चूहा! चूहों की लहर! ध्रुव और विशाल दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए और उनकी आवाज कांपने लगी।
विक्रम के पास समझाने का समय नहीं था। उसने अपने एक हाथ से ध्रुव को और दूसरे से विशाल को पकड़ा और फिर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार होकर पूरी रफ्तार से आगे की तरफ भाग निकला। ब्लैक स्पिरिट राइट डरावने नहीं होते और 100 चूहों का एक आम झुंड भी डरावना नहीं होता, लेकिन अगर यह हजारों या लाखों चूहों से बनी एक राइट टाइड हो तो नेसेंट सोल स्टेज के किसी व्यक्ति को भी उसके सामने से हटना ही पड़ेगा। हालांकि थोड़ी दूर आगे भागने के बाद विक्रम अचानक ब्रेक लगाकर रुक गया, क्योंकि उनके ठीक सामने ब्लैक स्पिरिट राइट्स की एक और भयानक राइट टाइड उनकी ही तरफ आ रही थी। मास्टर, अब हम क्या करें? हम चारों तरफ से घिर गए हैं। विशाल का चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे पता है, विक्रम ने भारी आवाज में कहा। उसकी नजरें चारों तरफ घूमीं और फिर उसके पैरों के नीचे की जमीन पर टिक गईं। उसने तुरंत अपना दाहिना मुक्का भींचा और उसमें से स्पिरिचुअल क्यूआई का विस्फोट हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा। चूंकि यह गुफा राइट टाइड इकट्ठा कर सकती थी, इसका मतलब था कि जमीन के नीचे अनगिनत छोटी सुरंगें खोदी गई थीं। आम तौर पर ऐसी गुफाओं की नींव काफी कमजोर होती है और उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। बैंग! बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। स्पिरिचुअल क्यूआई से भरे उसके पूरी ताकत वाले मुक्के के जमीन पर पड़ते ही पूरी गुफा झटके से कांप उठी। कड़क कड़क। उनके पैरों के नीचे की जमीन पर दरारें साफ नजर आने लगीं। यह काम कर रहा है! यह देखकर विक्रम जरा भी नहीं झिझका। उसने अपनी पूरी ताकत और स्पिरिचुअल क्यूआई को इकट्ठा किया और जमीन पर एक और जबरदस्त मुक्का दे मारा। पूरी गुफा में एक बूम की तेज आवाज गूंजी और जमीन फट गई। दरारें दोनों तरफ फैल गईं और उन अनगिनत ब्लैक स्पिरिट राइट्स को अचानक पैर रखने की कोई जगह नहीं मिली और वे जमीन के उन खुले हिस्सों में गिरने लगे। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने दोनों शिष्यों के साथ तलवार पर उड़कर गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। बूम! लेकिन तभी गुफा के टूटे हुए फर्श के नीचे कई मीटर चौड़ा एक गहरा काला छेद खुल गया। उसका निचला हिस्सा किसी अतल खाई की तरह अंधेरा था। जैसे ही वह हवा के संपर्क में आया, मानो कोई रेस्ट्रिक्शन ट्रिगर हो गया हो और उस छेद से अचानक एक खौफनाक खिंचाव पैदा हो गया। अरे नहीं! विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने पूरी ताकत से बाहर उड़ने की कोशिश की, लेकिन यह खिंचाव कल्पना से परे था, मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने उसे जबरदस्ती जकड़ लिया हो। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। आधे मिनट से भी कम समय तक संघर्ष करने के बाद विक्रम की ताकत जवाब दे गई और वह उस खौफनाक अंधेरे छेद में खिंचता चला गया और उसके ठीक पीछे उसके दोनों शिष्य भी। उसी समय साउथ विंड फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में जमीन पर कई ऐसे ही काले छेद नजर आए। आसपास मौजूद लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वे उस खौफनाक खिंचाव के जरिए जबरदस्ती नीचे खींच लिए गए। विक्रम को बस ऐसा लगा मानो उसके आसपास की दुनिया घूम रही हो। जब वह एहसास खत्म हुआ तो उसे लगा जैसे वह हवा में लटका हुआ है और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर नीचे गिर रहा है। छपाक छपाक छपाक। पानी में गिरने की 3 लगातार आवाजें गूंजीं। जब विक्रम ने अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो वह एक धुंधली रोशनी वाली झील में गिर चुका था। ध्रुव और विशाल भी उसके साथ गिरे थे। दोनों इस समय बेहोश थे और झील के तल की ओर डूब रहे थे। उसने जल्दी से तैरकर उन्हें पकड़ा और स्पिरिचुअल क्यूआई की मदद से खुद को ऊपर की ओर धकेला। उसने पानी से बाहर अपना सिर निकाला। ये क्या है? आसपास का नजारा देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चट्टान के नीचे बनी झील में गिर गया हो। झील बहुत बड़ी नहीं थी और उसके पीछे एक खुरदरी चट्टान की दीवार थी, लेकिन झील के सामने एक अंडरग्राउंड प्लाजा था। दीवारों पर कुछ साधारण नाइट ल्यूमिनेसेंट पर्ल्स लगे हुए थे जो थोड़ी बहुत रोशनी दे रहे थे। प्लाजा के ठीक सामने देखते हुए उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया और उसके पास एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन वह इतनी दूर था कि साफ ढा नहीं जा सकता था। क्या हम सीधे धरती की गहराई में खिंच गए हैं? उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
ऐसा लगता है कि हमने अभी अभी कोई रेस्ट्रिक्शन ट्रिगर कर दिया है। उस काले छेद से हुए भयानक खिंचाव को याद करते हुए और सामने के नजारे को देखकर विक्रम को थोड़ा अंदाजा हो गया था। अगर वह गलत नहीं था, तो यह जगह किसी बहुत ताकतवर कल्टीवेटर द्वारा बनाया गया अंडरग्राउंड ग्रोटो हेवन हो सकता है। वह काला छेद शायद यहां का प्रवेश द्वार था। आसपास ब्लैक स्पिरिट रैट्स का कोई नामो निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि इस जगह ने शायद सिर्फ इंसानों को अंदर खींचा था, स्पिरिट बीस्ट्स को नहीं। क्या यह किसी प्राचीन ताकतवर विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई कोई विरासत है? विक्रम सोच में पड़ गया। आमतौर पर जो लोग ऐसी जगहें बनाते थे, वे ऐसे ताकतवर कल्टीवेटर होते थे जिन्हें पता होता था कि वे मरने वाले हैं और वे नहीं चाहते थे कि उनकी विरासत मिट्टी में मिल जाए, इसलिए वे किसी योग्य व्यक्ति को इसे सौंपने के लिए जानबूझकर ऐसे तरीके अपनाते थे। इमॉर्टल डाओ कॉन्टिनेंट में आज भी ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने को मिल जाती थीं। शंकाओं के साथ आगे देखते हुए वह तुरंत तैरकर प्लाजा के किनारे पहुंचा, अपने दोनों शिष्यों को जमीन पर लिटाया और स्पिरिचुअल क्यूआई को इकट्ठा करके अपने हाथों से उनके सीने पर दबाव डाला। पफ पफ। दोनों शिष्यों ने मुंह से ढेर सारा पानी बाहर निकाला। उनकी पलकें फड़फड़ाईं और वे धीरे धीरे होश में आने लगे। मास्टर, विक्रम को देखकर वे दोनों पहले थोड़े उलझन में दिखे, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ समझ में आया और उनकी आंखें फटी रह गईं। अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ? विक्रम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और गुफा के मुहाने पर लगी पत्थर की पट्टिका की ओर बढ़ा। यहां पहुंचना तुम्हारी किस्मत है। अंदर आओ और तुम्हें मेरी विरासत मिल सकती है। ये शब्द उस पत्थर की पट्टिका पर खुदे हुए थे। मास्टर, कहीं यह किसी प्राचीन कल्टीवेटर की छोड़ी हुई विरासत की जगह तो नहीं है? ध्रुव और विशाल भी तब तक वहां पहुंच चुके थे। पत्थर की पट्टिका पर लिखी बातें देखकर उन दोनों के चेहरों पर भी उत्सुकता थी। देखकर तो यही लगता है, विक्रम ने कहा और उस अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। आओ, अपने मास्टर के साथ अंदर चलकर देखते हैं। स्टोरेज रिंग से एक नई मशाल निकालकर उसने आसपास रोशनी की। विक्रम अपने दोनों शिष्यों को लेकर सीधे उस अंडरग्राउंड गुफा के अंदर चला गया। रास्ते भर वह पूरी सतर्कता के साथ आसपास के माहौल पर नजर रखे हुए था। अगर यह जगह किसी ताकतवर कल्टीवेटर द्वारा छोड़ी गई विरासत थी, तो यह बहुत मुमकिन था कि वहां कुछ जाल और रेस्ट्रिक्शंस परीक्षा के तौर पर रखे गए हों। अगर कोई गलती से उन्हें छू ले, तो घायल होना या जान से हाथ धो बैठना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार, भले ही ताकतवर कल्टीवेटर अपनी विरासत को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन वे इसे किसी को भी ऐसे ही नहीं सौंप देते थे। खास तौर पर वे ताकतवर कल्टीवेटर जिन्हें मरने से पहले विरासत की जगह तैयार करने का समय मिला हो। वे अक्सर एक बेहतरीन उत्तराधिकारी चुनने के लिए कड़ी परीक्षाएं तय करते थे। हालांकि काफी अंदर जाने के बाद भी जिन जालों और रेस्ट्रिक्शंस की उम्मीद थी, वे कहीं नजर नहीं आए। जैसे ही विक्रम ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम की, मशाल की रोशनी में अचानक एक काले चोगे वाली आकृति सामने नजर आई, जिससे उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी दोनों आंखों से इमॉर्टल आई आर्ट को सक्रिय किया। ह्यूमनॉइड पपेट। युद्ध क्षमता, गोल्डन कोर स्टेज माइनर अचीवमेंट परिचय। डार्क आयरन से बना एक ह्यूमनॉइड पपेट जो ऊर्जा को बनाए रखने के लिए स्पिरिट बीस्ट के क्रिस्टल कोर का इस्तेमाल करता है। सामने वाला पपेट अब भी अचेत अवस्था में है। कमजोरी, क्रिस्टल कोर इसके माथे पर मौजूद है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो पपेट खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। एक पपेट? विक्रम हैरान रह गया। बज्ज। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, ब्लैक रोब्ड पपेट को शायद उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया और उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी खोखली आंखों में दो हल्की लपटें उठीं और उसकी नजर सीधे विक्रम और उन दोनों पर टिक गई। मारो! एक कर्कश आवाज के साथ पपेट ने अपने सीने से एक लोहे की तलवार निकाली और सीधा उन पर वार किया। तुम दोनों पीछे हटो! विक्रम ने चिल्लाते हुए एज्योर ओरिजिन स्टेप्स का इस्तेमाल किया। ब्लैक रोब्ड पपेट के वार से बचते हुए उसने अपना दाहिना मुक्का सीधा उसके माथे की तरफ दे मारा। बैंग! उसके मुक्के से स्पिरिचुअल क्यूआई और ताकत का ऐसा विस्फोट हुआ
कि पपेट का सिर वहीं के वहीं चकनाचूर हो गया। अंदर मौजूद क्रिस्टल कोर उस जबरदस्त झटके से पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। क्रिस्टल कोर के टूटते ही पपेट के शरीर से चर्र चर्र की आवाजें आने लगीं। अपनी ऊर्जा खोने के बाद वह सीधे कबाड़ लोहे के एक ढांचे में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर, यह क्या था? यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था। ध्रुव और विशाल अभी इस बात को समझ ही रहे थे कि उन्होंने पपेट को गिरकर लोहे के कबाड़ में बदलते देखा। एक पपेट, विक्रम ने संक्षेप में समझाया और आगे के रास्ते की ओर आंखें सिकोड़ कर देखते हुए कहा, यह शायद यहां के सीनियर द्वारा तैयार की गई एक परीक्षा थी। खुद को तैयार रखो और हर पल चौकन्ने रहो। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगा। जी। ध्रुव और विशाल ने सिर हिलाया और तेजी से उसके पीछे चल पड़े। चलते हुए विक्रम भी पूरी तरह चौकन्ना था। वहां कोई है? अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके और उसके दोनों शिष्यों के अलावा इस जगह पर कोई और भी मौजूद था, क्योंकि अभी अभी इमॉर्टल आई आर्ट ने जो जानकारी दी थी उसमें साफ लिखा था कि वह एक अचेत पपेट था। फिर भी इस पपेट ने अभी अभी उन पर हमला किया था। इसकी एक ही वजह हो सकती थी, कोई इसे पीछे से कंट्रोल कर रहा था। अब वह बस इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि इसका मास्टरमाइंड वह ताकतवर कल्टीवेटर था जिसने इस अंडरग्राउंड ग्रोटो को बनाया था, या कोई और। आखिरकार ऐसे कल्टीवेटर्स की कमी नहीं थी जो पपेट्स को नियंत्रित करना जानते हों। हो सकता है कि कोई पहले ही इस जगह में घुस आया हो और किसी तरीके से दूर से इस पपेट को कंट्रोल कर रहा हो। गुफा में कुछ और दूरी तय करने के बाद अचानक आगे गहराई से डा की आवाजें आने लगीं। विक्रम चौंक गया। मास्टर! ध्रुव और विशाल ने भी उन आवाजों को सुना। मेरे पीछे पीछे रहो! विक्रम ने हाथ हिलाते हुए अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। ध्रुव और विशाल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जल्द ही तीनों को आगे एक रोशनी दिखाई दी। यह हैरान करने वाली बात थी कि यह इस अंडरग्राउंड गुफा का निकास द्वार था। वे तेजी से निकास द्वार तक पहुंच गए। उनके सामने स्वर्ग जैसा एक ग्रोटो था जो किसी तपस्वी की कुटिया जैसा लग रहा था। दाईं ओर एक पहाड़ी झरना बह रहा था और बीच में एक खूबसूरत छोटी कुटिया थी। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह थी कुटिया के बगल में बनी औषधियों की क्यारी। इसकी वजह यह थी कि इस क्यारी में चमकीले रंगों वाली पूरी तरह से तैयार स्प्रिट मेडिसिन्स उगी हुई थीं। 3 लीफ वाटर, चेस्टनट फ्लावर, रैंक, हाई ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन, एक सदी पुरानी स्पिरिट मेडिसिन। परिचय: यह फूल 3 पत्तियों के साथ खिलता है। तीनों पत्तियों में क्रमशः अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा होती है। अलग अलग पत्तियां अलग अलग विशेषताओं वाले कल्टीवेटर्स के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। पर्पल ऑनस्पीशियस ग्रास रैंक, हाई ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन, एक सदी पुरानी स्पिरिट मेडिसिन। परिचय: पर्पल क्यूआई ऊर्जा से भरपूर एक शुभ स्पिरिचुअल प्लांट, अर्थ स्पिरिट फ्रूट। रैंक, हाई ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन, एक सदी पुरानी स्पिरिट मेडिसिन। एक नजर देखने पर ही समझ आ रहा था कि वे सभी हाई ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन्स थीं। सबसे बड़ी बात, वे एक सदी पुरानी स्पिरिट मेडिसिन्स थीं। इमॉर्टल डाओ कॉन्टिनेंट में ऐसी स्पिरिट मेडिसिन्स के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कोई स्पिरिट मेडिसिन चाहे किसी भी ग्रेड की हो, अगर उसकी उम्र 100 साल तक पहुंच जाए तो उसकी गुणवत्ता में भारी बदलाव आ जाता है। ऐसी स्पिरिट मेडिसिन्स की कीमत 100 साल से कम उम्र की उसी तरह की स्पिरिट मेडिसिन्स से 10 गुना ज्यादा होती है। एक सदी पुरानी किसी भी एक हाई ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन की कीमत कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन होगी। विक्रम की आंखें तुरंत चमक उठीं। बूढ़े ताओइस्ट हुआंग, इस औषधीय क्यारी को सबसे पहले इस एल्डर ने खोजा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साउथ माउंटेन सेक्ट से मुकाबला करने की? एल्डर नान, साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर होने के नाते क्या ऐसी बेतुकी बातें करना तुम्हारे रुतबे के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है? इस जगह को साफ तौर पर सबसे पहले इस ताओइस्ट ने ढूंढा था। जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तभी एक ठंडी बहस की आवाज उसके कानों में पड़ी। तब जाकर उसने ध्यान दिया कि औषधीय क्यारी के बगल में गोल्डन कोर स्टेज की आभा बिखेरते हुए 2 कल्टीवेटर्स आपस में भयंकर रूप से लड़ रहे थे। पास ही एक कोने में
साउथ माउंटेन सेक्ट की वर्दी पहने दो शिष्य एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर कांप रहे थे। विक्रम की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। लड़ रहे उन दो गोल्डन कोर स्टेज वालों में से एक को वह पहचानता था। उसने उसे पहले साउथ विंड फॉरेस्ट के बाहर देखा था। वह साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर था। दूसरा चेहरा थोड़ा अनजान था, एक बूढ़ा आदमी जिसने पीला चोगा पहना हुआ था, जो इस वक्त एक पीला झंडा लहरा रहा था और लगातार स्पिरिचुअल क्यूआई की खौफनाक ऊर्जा से वार कर रहा था। हम मानो उनकी नजर महसूस करते हुए लड़ रहे दोनों गोल्डन कोर स्टेज के विशेषज्ञों ने एक ही समय में अपना वार रोका और एक साथ मुड़कर देखा। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट से येलो रोबर्ट ताओइस्ट ने विक्रम और ध्रुव के कपड़ों पर नजर डाली और अपनी एक भौं हल्की सी उठाई। साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर ने विक्रम को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वह अजीब एल्डर? कृपया आप दोनों अपनी डा जारी रखें, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, विक्रम ने उनकी ओर हाथ हिलाते हुए कहा। यह कहते हुए भी उसके कदम बेकाबू होकर औषधीय क्यारी की तरफ बढ़ने लगे। वूश वूश! स्पिरिचुअल क्यूआई की दो लपटें किसी तीर की तरह छूटकर एक साथ उसकी तरफ आईं। विक्रम ने तुरंत छलांग लगाकर खुद को बचाया। दफा हो जाओ! उसने साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर की ठंडी आवाज सुनी। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हारे जैसा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कचरा आ सके। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से बहुत दूर दफा हो जाओ। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज? यह सुनकर येलो रोबर्ट ताओइस्ट की एक भौं ऊपर उठ गई। उसे लगा था कि स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट का कोई गोल्डन कोर स्टेज का विशेषज्ञ आया है, लेकिन यह तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट निकला। उसने भी तुरंत उदासीन स्वर में कहा, यह वो जगह नहीं है जहां तुम दखल दे सको। अगर तुम समझदार हो तो खुद ही यहां से दफा हो जाओ। आप दोनों का मिजाज कुछ ज्यादा ही गर्म है। यह सुनकर विक्रम ने कंधे उचकाए और अचानक मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन न तो मैं दफा होना चाहता हूं और न ही यहां से जाना चाहता हूं। इसके उलट, क्या आप दोनों यहां से दफा हो सकते हैं? आप लोगों का यहां होना मुझे स्पिरिट मेडिसिन तोड़ने में परेशानी दे रहा है। यह सुनते ही साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर और येलो रोबर्ट ताओइस्ट दोनों हक्के बक्के रह गए और अचरज भरी निगाहों से विक्रम को देखने लगे। क्या यह लड़का उनसे बात कर रहा था? पास डे साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के दोनों शिष्य भी पूरी तरह हैरान थे। क्या इस अजीब एल्डर का दिमाग खराब हो गया था? उसकी उनके मास्टर और बूढ़े ताओइस्ट हुआंग से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई भी जानता था कि उनके मास्टर और बूढ़े ताओइस्ट हुआंग सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज नहीं थे, बल्कि ऐसे चोटी के विशेषज्ञ थे जो पीक गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुके थे। यह छोड़ भी दें कि विक्रम का कल्टीवेशन गिर चुका था और वह अब सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर था। जब वह गोल्डन कोर स्टेज पर था, तब भी उसे इन दोनों का सामना करने से बचने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर ठंडी आवाज में फुंफकारा और तुरंत आगे बढ़ते हुए उसने अपनी तलवार से विक्रम पर एक जबरदस्त वार किया। तलवार जिस हवा को चीरती हुई आई, उसमें भी दरारें सी नजर आने लगीं। मास्टर, सावधान! बगल में डे, ध्रुव और विशाल का यह देखकर चेहरा पीला पड़ गया। स्वैश! उनके कुछ कहने से पहले ही विक्रम के कदम एज्योर ओरिजिन स्टेप्स की लय में आ चुके थे और वह पलक झपकते ही तलवार के वार से बच निकला। इमॉर्टल आई आर्ट सक्रिय हुई। साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर। दायरा, गोल्डन कोर स्टेज पीक शारीरिक बनावट, मेटल एट्रीब्यूट, स्पिरिचुअल रूट बॉडी, कल्टीवेशन टेक्निक्स और बैटल स्किल्स। वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन तक अभ्यास किया गया। मैड रिफाइनिंग सेबर टेक्निक कमजोरी, इसकी तलवारबाजी बहुत आक्रामक है, लेकिन यह ऊपर की तरफ हमला करने का आदी है और नीचे के हमलों से निपटने में कमजोर है। कोई भी इसके पैरों के नीचे के हिस्सों पर जोरदार हमला करके इसकी तलवारबाजी को नीचे की तरफ बचाव करने पर मजबूर कर सकता है। इसे तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा सकता है। चाहे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसका दाहिना कंधा हमेशा इसका कमजोर बिंदु होता है। इसके दाहिने कंधे पर हमला करके इसे गंभीर रूप से घायल किया जा सकता है।
यह देखकर विक्रम की एक भौं ऊपर उठ गई। तुम्हारी फुर्ती काफी अच्छी है। अपने तलवार के वार को खाली जाता देख साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर नाक भौं सिकोड़े बिना नहीं रह सका। लेकिन अगला वार स्वैश। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रम ने खुद आगे बढ़कर उसके दाहिने पैर की तरफ अपनी तलवार चला दी। लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। यह देखकर कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर एक मामूली इंसान खुद आगे बढ़कर हमला करने की जुर्रत कर रहा है, साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर आग बबूला हो उठा और उस वॉर को रोकने के लिए उसने अपनी तलवार को नीचे की तरफ घुमा दिया। वह इस तरह नीचे की तरफ वार करने का ज्यादा आदी नहीं था और उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे पूरा यकीन था कि वह विक्रम की तलवार को सीधे हवा में उड़ा देगा। एक मामूली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले के सामने अगर वह अपनी 30% ताकत का भी इस्तेमाल कर ले तो वह उसे आसानी से कुचल सकता था। क्लैंग! लेकिन जब उसकी तलवार सच में विक्रम की आती हुई तलवार से टकराई तो साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर की आंखों में एक हैरानी सी झलक उठी। तुम्हारी तुम्हारी ताकत! विक्रम ने कुछ नहीं कहा और सीधा अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। स्क्रीच! साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के हाथ में मौजूद तलवार की सतह कांप उठी और उसे एक ऐसा झटका लगा कि वह लड़ते हुए कई कदम पीछे हट गया। यह कैसे हो सकता है? उसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। विक्रम की तलवार में जो ताकत थी वह किसी भी तरह से एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज वाले में नहीं हो सकती थी। स्वैश! उसे सांस लेने का जरा भी मौका दिए बिना विक्रम फिर से उसके करीब आ गया था और लगातार उसके पैरों की तरफ तलवार से वार कर रहा था। साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर मजबूर होकर अपनी तलवार नीचे की तरफ झुकाए जवाब दे रहा था। क्लैंग! 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 तलवारों के टकराने की आवाजें लगातार गूंजने लगीं और हर तरफ चिंगारियां उलटने लगीं। विक्रम लगातार साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के निचले हिस्से पर वार किए जा रहा था, जिससे उस ग्रेट एल्डर के लिए अपनी तलवार उठाना नामुमकिन हो गया था। एक पल के लिए पूरी स्थिति विक्रम के नियंत्रण में आ गई थी और साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर लगातार मार खाकर पीछे हट रहा था। पास डेड येलो रोबोट ताओइस्ट हक्का बक्का रह गया। यह हो क्या रहा था? साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर, जो एक पीक गोल्डन कोर स्टेज पर था, उसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का लड़का दबाए जा रहा था और मार रहा था। यह नामुमकिन है। साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के दोनों शिष्यों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वे पागलों की तरह अपनी आंखें मलने लगे, ये देखने के लिए कि कहीं यह उनका कोई भ्रम तो नहीं। लेकिन हकीकत उनके सामने साफ साफ दिख रही थी। यह कैसे हो सकता है? उनका मास्टर सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के इस अजीब एल्डर के सामने घुटने टेक रहा था। क्या ये नाटक कर रहे हैं? साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर की बदतर होती हालत देखकर येलो रोबोट ताओइस्ट की भौहें सिकुड़ गईं। इस समय साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के हाव भाव देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वही खूंखार कल्टीवेटर है जिसने कुछ देर पहले उसके साथ डी की थी। उसकी तलवार का वार लगातार नीचे की तरफ हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आधी से ज्यादा ताकत किसी ने छीन ली हो। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पूरी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। रुको, यह नीचे का हिस्सा! जल्दी ही कुछ समझते हुए येलो रोबोट ताओइस्ट की भौहें ऊपर उठ गईं। इस समय विक्रम का हर एक वार साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के निचले हिस्से पर हो रहा था। ग्रेट एल्डर का अंदाज पूरी तरह से घबराहट भरा था, जो किसी भी तरह से एक मंझे हुए तलवार कल्टीवेटर जैसा नहीं था। एक कमजोरी। साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर की तलवारबाजी निचले हिस्से के हमलों के लिए अच्छी नहीं थी। येलो रोबोट ताओइस्ट पल भर में समझ गया। बस, इस लड़के ने यह कैसे देख लिया? वह थोड़ी हैरानी से विक्रम को देखने लगा। यहां तक कि उसने खुद एक पीक गोल्डन कोर स्टेज होने के बावजूद ऐसी कमजोरी नहीं देखी थी। विक्रम ने इसे कैसे देख लिया? और इस लड़के की आभा डी के दौरान विक्रम के शरीर से निकल रही आभा को महसूस करते हुए येलो रोबोट ताओइस्ट की त्योरी चढ़ गई। आभा बेशक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की थी, लेकिन इससे उसे जो एहसास हो रहा था वह अजीबो गरीब था।
ये कोई दबाव नहीं था, लेकिन ये बहुत गहरा और ठोस था, मानो वह इस वक्त जिसे देख रहा था वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का नहीं, बल्कि कोई उच्च स्तर का गोल्डन कोर स्टेज हो। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने अपने असली कल्टीवेशन दायरे को छिपाने के लिए किसी गुप्त तकनीक का अभ्यास किया हो? येलो रोबर्ट ताओइस्ट तुरंत सतर्क हो गया। कमीने इंसान, यह एल्डर तेरी जान ले लेगा। इस समय साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर अब और खुद को रोक नहीं पाया। एक खौफनाक दहाड़ के साथ उसके शरीर से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी की लहर फूट पड़ी। सुनहरी रोशनी से पूरी जगह भर गई और साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के ऊपर के कपड़े फट गए, जिससे उसकी त्वचा साफ तौर पर सुनहरी रंगत में बदलती हुई नजर आ रही थी। उसकी आभा तेजी से बढ़ी और पलक झपकते ही एक पूरे स्तर तक ऊपर उठ गई। क्या उसने इतनी जल्दी वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया? पास डे येलो रोबर्ट ताओइस्ट की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस साउथ माउंटेन सेक्ट की एक बहुत ही खास स्पिरिट रैंक कल्टीवेशन तकनीक थी। इस तकनीक के 3 रूप थे। हर एक रूप में महारत हासिल करने के साथ ताकत में भारी इजाफा होता था। हालांकि इसे कल्टीवेट करना बेहद मुश्किल था और पूरे साउथ माउंटेन सेक्ट में 5 से ज्यादा लोग इसे नहीं जानते थे। साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर उनमें से एक था। यह पहले से ही साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर का ट्रम्प कार्ड था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी जल्दी इसे बाहर निकालना पड़ेगा। आखिरकार उसने इसका इस्तेमाल कर ही लिया। यह देखकर विक्रम ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और अपनी तलवार को धीरे से सहलाया। मुझे पहले कभी इस कंसीलमेंट स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने में इतना मजा नहीं आया। मैं इसे तुम पर आजमाऊंगा। स्वैश! इतना कहते ही उसने सीधे सामने वाले के पैरों की तरफ अपनी तलवार चला दी। हम्फ! विक्रम को अभी भी अपने शरीर के निचले हिस्से पर हमला करते हुए देखकर साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर मन ही मन मुस्कुराया। क्या सच में उसे लगता था कि यह उसका कमजोर बिंदु है? इस बार उसने रोकने की जहमत भी नहीं उठाई और विक्रम को अपने पैरों की तरफ वार करने दिया। बगल में डे येलो रोबर्ट ताओइस्ट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि विक्रम को कैसे पता चला कि साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर को निचले शरीर की तलवारबाजी नहीं आती थी, लेकिन उसके वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करने के बाद इस तरह हमला करना महज एक ख्याली पुलाव पकाने जैसा था। एक गरिमामय गोल्डन कोर स्टेज पीक कल्टीवेटर होने के नाते साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर ऐसा इंसान नहीं था जिसे सिर्फ एक कमजोरी पकड़कर आसानी से हराया जा सके। वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि यह कुछ समय के लिए भौतिक शरीर को वज्र रूप में बदल सकता था। इस अवस्था में साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर का भौतिक शरीर लोहे और स्टील जितना मजबूत हो गया था जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। यहां तक कि तलवार के कई सीधे वार झेलने के बाद भी शायद उसे कोई खरोंच न आए। विक्रम का यह वार बेकार जाने वाला था। उल्टा इससे साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर को पलटवार करने का मौका मिल जाएगा। साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर भी यही सोच रहा था। उसने पहले ही अपनी तलवार ऊपर उठा ली थी और उस पल का इंतजार कर रहा था जब विक्रम उसके पैरों पर वार करने के लिए करीब आए ताकि वह सामने वाले को बीच से चीर सके। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद भी उसके पैरों पर तलवार के छूने का कोई एहसास नहीं हुआ। इससे वह थोड़ा चौंक गया। विक्रम साफ तौर पर करीब आ गया था, तो फिर उसने सहज रूप से नीचे की ओर देखा और पाया कि जो लंबी तलवार साफ तौर पर उसके पैरों की ओर आ रही थी वह अब एक परछाई में बदलकर गायब हो रही थी। अरे नहीं! माजरा समझते ही उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। लेकिन विक्रम की तलवार, जो उसके पैरों के सामने गायब हो गई थी, अब तक उसके दाहिने कंधे तक पहुंच चुकी थी। नहीं! उसकी खौफजदा नजरों के सामने वह तेज तलवार पूछी की आवाज के साथ उसके दाहिने कंधे में घुस गई। आह! दर्द से कराहते हुए साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर एक पंचर हुई गेंद की तरह हो गया। उसकी स्पिरिचुअल क्यूआई पल भर में छूमंतर हो गई। वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस की अवस्था तुरंत टूट गई और उसकी पूरी आभा पलक झपकते ही अपने चरम से रसातल में जा गिरी।
उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तो यही असली कमजोर बिंदु है। विक्रम ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के दाहिने कंधे के अंदर, जिसे उसकी तलवार ने चीर दिया था, क्यूआई का एक बवंडर टूट रहा था। यह सामने वाले की कल्टीवेशन तकनीक का असली कमजोर बिंदु था। जब कई कल्टीवेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर में मौजूद स्पिरिचुअल क्यूआई ऊर्जा को तकनीक का सबसे बेहतरीन असर पाने के लिए एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है। हालांकि इसका नुकसान यह है कि जिस जगह पर क्यूआई बवंडर केंद्रित होता है वह सीधे तौर पर एक कमजोर बिंदु बन जाता है। एक बार अगर कोई विरोधी इसे खोज ले और इसे तोड़ दे तो शरीर की सारी स्पिरिचुअल क्यूआई कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी, जिससे इंसान अपनी लड़ने की पूरी ताकत खो बैठेगा। साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के साथ इस वक्त बिल्कुल यही हो रहा था। यह कैसे मुमकिन है? तुम साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और अविश्वास भरी नजरों से विक्रम को देख रहा था। खुद उसके अलावा इस कमजोर बिंदु के बारे में किसी को नहीं पता था। इस लड़के को यह कैसे पता चला? सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसने अभी तक वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस की अवस्था में लड़ना शुरू भी नहीं किया था, तो ऐसे में कोई कमजोरी पकड़ में आना नामुमकिन होना चाहिए था। यह कुछ ही दूरी से यह सब देख रहा येलो रोबोट ताओइस्ट एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। हो क्या रहा है? साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर ने अभी अभी वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस का विस्फोट किया था, तो फिर वह पल भर में घुटनों के बल कैसे आ गिरा? यह वज्र 3 ट्रांसफॉर्मेशंस था, जिस पर तलवारों और भालों का असर नहीं होना चाहिए था। क्या यह हो सकता है? एक कमजोर बिंदु? हालांकि वह कोई बेवकूफ नहीं था। साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के बिंधे हुए दाहिने कंधे से खत्म होती क्यूआई बवंडर को देखकर वह स्थिति समझ गया और उसने विक्रम को हैरानी से देखा। इस लड़के ने इसे कैसे देख लिया? पहले तो उसे यह पता था कि साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर की तलवारबाजी निचले हिस्से के लिए कमजोर है, और अब उसने सिर्फ एक तलवार के वार से सामने वाले का कमजोर बिंदु भी ढूंढ लिया। और अभी जो तलवार का पैंतरा था वह क्या था? विक्रम ने साफ तौर पर साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के पैरों की तरफ वार किया था, तो फिर अचानक वह मुड़कर साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के दाहिने कंधे की तरफ कैसे चला गया? एक गोल्डन कोर स्टेज पीक कल्टीवेटर होने के नाते वह असल में विक्रम की तलवार की चाल को देखने में पूरी तरह नाकाम रहा था। यह नामुमकिन है। साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के बगल में डे दोनों शिष्यों की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। उनका मास्टर, जो उनकी नजरों में अजेय था, वह वास्तव में स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के इस अजीब एल्डर के हाथों हार गया था। क्या मजाक चल रहा है? वे पागलों की तरह अपनी आंखें मलने लगे, यह देखने के लिए कि कहीं यह सच तो नहीं, लेकिन सच्चाई उनके ठीक सामने थी। मुझे लगा था कि तुम मेरी कंसीलमेंट स्वॉर्ड आर्ट के सामने कुछ और वॉर्ड टिक पाओगे, लेकिन तुम तो महज एक छलावा निकले। विक्रम ने अपने सामने घुटने टेके बैठे साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर को देखा और निराशा से अपना सिर हिलाया। वह तुम एक कमजोर इंसान हो वाला नजरिया साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर को इस कदर गुस्सा दिला रहा था कि वह खून की उल्टी कर दे। फिर भी वह इसका विरोध करने के लिए पूरी तरह बेबस था। सिर्फ एक तलवार का वार। वह वास्तव में अपने सामने डे इस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज वाले के हाथों एक ही वार में हार गया था। ध्यान से सोचने पर उसे याद आया कि असल में पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका अपना कोई बस नहीं चला था और विक्रम ने पूरे समय उसे दबाकर पीटा था। उसे एक ऐसी निराशा महसूस हो रही थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। क्या ऐसा नहीं कहा जाता था कि इस इंसान का कल्टीवेशन गिर चुका है? यह एक बेकार अजीब इंसान है। फिर इसका सामना करना नेसेंट सोल स्टेज के लोगों से लड़ने से ज्यादा मुश्किल क्यों लग रहा था? बोल, तू मरना कैसे चाहता है? इस समय विक्रम ने अचानक मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मरना? साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर सन्न रह गया। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। तुम
तुम मुझे मारना चाहते हो? विक्रम ने अपनी आंखें घुमाईं। वरना क्या, मैं तुम्हें बदला लेने के लिए जिंदा छोड़ दूं? शिंक! कहते कहते उसने सामने वाले के दाहिने कंधे से तलवार खींच ली और उसकी गर्दन पर तान दी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह एल्डर साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर है। अगर तुम मारोगे। यह देखकर कि विक्रम मजाक नहीं कर रहा है, साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के चेहरे का रंग उड़ गया और वह खुद को चीखने से नहीं रोक पाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पूछी! विक्रम की तलवार उसकी गर्दन के पार हो चुकी थी। उग! साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के एक इंसान के हाथों मर गया था। बस ऐसे ही मर जा, विक्रम ने उदासीनता से कहा और लंबी तलवार पकड़े हुए हाथ को घुमाते हुए जहां गले को चीरा गया था वहां स्पिरिचुअल क्यूआई का विस्फोट हुआ। छपाक! खून की एक फुहार के साथ साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर की पूरी गर्दन पल भर में धड़ से अलग हो गई। उसका सिर हवा में उछल गया। येलो रोबर्ट ताओइस्ट और पास में डे साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के दो शिष्य, जो पहले से ही सदमे में थे, यह नजारा देखकर सन्न रह गए। उसने उसे मार डाला। विक्रम ने सच में साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर को ऐसे ही मार डाला? मास्टर! साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के दोनों शिष्यों को तुरंत होश आया और वे विक्रम को घूरने लगे। अजीब एल्डर, तुम्हारी हमारे मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? वे हमारे साउथ माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर थे, उन्हें मारकर। पूछी! इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, विक्रम का हाथ उठा और उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड हवा में छूटी, जिसने दूर से ही उन दोनों क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के शिष्यों का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी प्रक्रिया तेज और बिना किसी हिचकिचाहट के थी। कितना बेरहम! येलो रोबर्ट ताओइस्ट खौफजदा चेहरे के साथ यह नजारा देख रहा था। उसके सामने यह नौजवान और खूबसूरत लड़का जान लेने के मामले में कितना बेखौफ था। भले ही वह स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट से था, लेकिन वह साउथ माउंटेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर और उसके दो पर्सनल शिष्य थे। क्या उसे सच में उन्हें इस तरह मारने के बाद साउथ माउंटेन सेक्ट के बदले का कोई डर नहीं था? वह अभी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने ऊपर एक हंसती हुई नजर महसूस हुई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह टाओइस्ट अभी यहां से जा रहा है। विक्रम को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते पाकर येलो रोबर्ट ताओइस्ट घबराहट में बोला और जाने के लिए मुड़ा। विज! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा पाता, हवा को चीरती हुई एक फ्लाइंग स्वॉर्ड आई और उसके पैरों से महज एक कदम की दूरी पर जमीन पर क्लैंग की आवाज के साथ सीधे गड़ गई।